नमस्कार। गौरव गरियाबंद के अंतर्गत मैं श्रीमती रुक्मणी सिन्हा आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोग सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं श्रीमती रुक्मणी सिन्हा, व्याख्याता, कोचबा हायर सेकेंडरी स्कूल गरियाबंद। आज जो है ऑनलाइन क्लास का जो है मेरा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। ये अध्याय 16 का कक्षा 10वीं का है, अध्याय 16 का टॉपिक है ये। और यहाँ पर जो है अध्याय 16 और 17 से जो है ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो है 8 नंबर के प्रश्न आते हैं। 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 2 नंबर का जो एक प्रश्न आएगा और 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही हम जो है सिलेबस आज का कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला मैं बता रही हूँ आखिर हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए, इसको अपन ले लेते हैं आज का अध्याय 16 को। हाइड्रोकार्बन, 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 हाइड्रोकार्बन मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन से, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 3 प्रकार के जनरली देखे गए हैं। हाइड्रोकार्बन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक जो होता है एल्केन, एक जो होता है एल्केन, और दूसरा जो होता है एल्कीन, और तीसरा जो होता है एल्काइन। 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन, एल्केन हाइड्रोकार्बन जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जिसमें कार्बन की जो चारों संयोजकताएं होती हैं 4 जो है बंधों के द्वारा संतृप्त होती है। जबकि एल्कीन जो होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एल्कीन, एल्काइन भी जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एल्कीन में जो है कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाता है, जबकि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध पाया जाता है। इसका जो अगर एल्केन का जो है सामान्य सूत्र लिखें तो CnH2n प्लस जो है आपका 2 आ जाएगा। एल्किन का होता है CnH2n होगा, और एल्काइन का होता है CnH2n माइनस 2। n बराबर जो होता है, n बराबर होगा कार्बन परमाणु की संख्या, n बराबर होगा कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या। यहाँ पर एल्केन में आप जो है ये ले सकते हो, आप मेथेन ले सकते हो, आप जो है एथेन भी ले सकते हो। एल्किन में आप जो है एथिलीन ले सकते हो आप, और यहाँ पर जो है एसिटिलीन ले सकते हो आप एल्काइन में, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो हम जो है ये हो गया। अगर हाइड्रोकार्बन का प्रश्न पूछा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप इसका बता सकते हो 1 नंबर का परिभाषा कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और बस यही एक नंबर में इतना पर्याप्त रहता है। अगर 2 नंबर का प्रश्न पूछता है तो आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में जानकारी दे सकते हो। इसके आगे अपन देखते हैं जो क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, इसके बारे में भी प्रश्न आता है। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, इसके बारे में भी प्रश्न आता है। तो क्रियात्मक समूह का देखते हैं अपन किसे कहते हैं। तो क्रियात्मक समूह जो होता है वो परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है। परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जब वो किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाता है। क्रियात्मक समूह देखते हैं अपन। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह होता क्या है। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, ये भी 1 नंबर का प्रश्न आता है। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो क्रियात्मक समूह होता क्या है, परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जब वो किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़ जाता है। मतलब हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन से या एल्कीन या एल्काइन से जुड़ जाता है, तो उस हाइड्रोकार्बन का जो गुण होता है वो उसका वह विशिष्ट गुण प्रदर्शित करना शुरू कर देता है, या उसका भौतिक या रासायनिक गुण जो है वो विशिष्ट हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रियात्मक समूह कहते हैं। और ये जो क्रियात्मक समूह होते हैं बहुत सारे होते हैं। आप जो है जैसे कि एल्केन जो है, जैसे जनरली एल्केन को अपन जो है RH के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। R मतलब होता है, ये R मतलब होता है एल्किल समूह, R मतलब होता है एल्किल समूह। तो ये R जो है, ये R एल्किल समूह, और हाइड्रोजन को हटाकर कोई क्रियात्मक समूह यदि जुड़ जाता है तो क्रियात्मक समूह बहुत सारे हैं। जैसे ये जो है हाइड्रोक्सिल समूह है, क्रियात्मक समूह जो है ये हाइड्रोक्सिल समूह हो गया। इसके अलावा जो है ये जो है एल्डिहाइड ग्रुप है, ये जो है एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है। इसके अलावा जो है ये CO जो है ये कीटोनिक ग्रुप हो जाता है। तो ये जो समूह है हाइड्रोजन को हटाकर ये जो है यदि समूह जुड़ जाते हैं तो ये जो एल्केन्स होता है,
या जो ये जो हाइड्रोकार्बन है जो कार्बनिक यौगिक में कन्वर्ट होगा उसका भौतिक और रासायनिक गुण जो होता है बदल जाता है। तो ऐसे समूह को क्या बोलते हैं अपन, क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं इसके बाद अपन देखते हैं इसी हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के अंतर्गत एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, और ये 5 नंबर का एक प्रश्न आता है। एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। तो एथिल अल्कोहल बनाने की विधि जो है 5 नंबर का जो है बनाने की विधि, इसमें जो है 5 नंबर का प्रश्न आता है। तो इसमें देखते हैं अपन इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसको जो है शीरा से बनाया जाता है। तो इसके लिए पहले एक जो है अपन डायग्राम अपन प्लॉट करते हैं यहाँ पर। अब तो ऐसा सिलाई कढ़ाई कितना ही चलेगा ऐसा, इसीलिए मैं करके बंद कर ज़्यादा जैसे तैसे नौकरी मिल नहीं सर। मैं आंसर शीट भी देखी, आइडिया लगा कि ढपला सपला वाला नहीं है, और बच्चे 71 नंबर 67 नंबर ऐसा पाए थे, अच्छे नंबर है। पर्सनली देखी थी और कहाँ कमी है उसको हाईलाइट की आंसर शीट देख के मुझे यहाँ पे बच्चे को फोकस करना है। 19 years इंग्लिश 100% नानी का प्यार, 2 लड़की एब्सेंट रहती हैं, ये दिक्कत है। बोलते रहिए मैडम, बोलते रहिए। हाँ कुछ ना कुछ तो इंगेज रहते हैं। ये जो है एथिल अल्कोहल बनाने की विधि का जो है नामांकित चित्र बना रहे हैं। यहाँ पर लेते हैं अपन एक कंटेनर लेते हैं, और इस कंटेनर में जो है इसमें क्या लिया जाता है 8 से 10% जो है शीरा लिया जाता है। तो इसमें देखते हैं शीरा होता क्या है। 8 से 10% जो है शीरा लेते हैं अपन। 8 से 10% शीरा मतलब होता है कि जब गन्ना के रस से शक्कर बनाया जाता है, गन्ने के रस से जब शक्कर बनाया जाता है तो शक्कर को निकालने के बाद जो एक चिपचिपा पीला सा पदार्थ बचता है उसको क्या कहते हैं, शीरा कहते हैं। उसी शीरे में जो है सुक्रोज की काफी अधिक मात्रा होती है, सुक्रोज की काफी अधिक मात्रा होती है। उस सुक्रोज से जो है एथिल अल्कोहल बनाया जाता है। तो 8 से 10% शीरा लिया जाता है। 8 से 10% शीरा लेना मतलब जो है इसमें 8 से 10% शीरा लेते हैं, और उसमें जो है अपन कम से कम जो है अब इसमें लगभग 90% जो है पानी मिलाया जाता है, और इस कंटेनर में इसको डाला जाता है। दूसरा जो होता है एक दूसरा कंटेनर लेते हैं, उसमें अपन लेते हैं ईस्ट। ईस्ट जो होता है एक कवक या फफूंद होता है जो कि जो है किडवन करने का काम करता है। किडवन क्या होता है, 1 नंबर का प्रश्न आता है किडवन किसे कहते हैं। तो किडवन वो क्या होता है कि मतलब सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम किडवन कहते हैं। तो यहाँ पर किडवन की प्रक्रिया होगी। ईस्ट लेते हैं, और ईस्ट लेने के साथ साथ इसमें मिलाया जाता है अमोनियम सल्फेट। ये जो अमोनियम सल्फेट होता है, ये अमोनियम सल्फेट करता क्या है, अमोनियम सल्फेट जो होता है ईस्ट के लिए भोजन का कार्य करता है। अमोनियम सल्फेट जो होता है ईस्ट के लिए जो है भोजन का कार्य करता है। इसके अलावा जो है इसमें कुछ मात्रा में तनु H2SO4 मिला दिया जाता है, तनु H2SO4 मिला दिया जाता है। ये तनु H2SO4 जो होता है, जो कवक होते हैं या जो ईस्ट होते हैं उसके साथ अवांछनीय जीवाणु आ जाते हैं। इन अवांछनीय जीवाणुओं को मारने का काम ये करता है। इसके बाद जो है अपन ये ले लेते हैं ये जो इन दोनों को 8 से 10% शीरा को और ईस्ट और अमोनियम सल्फेट और तनु H2SO4 के मिश्रण को कहां पर प्रवेश कराते हैं, किडवन कक्ष में प्रवेश कराते हैं। कहां पर प्रवेश कराते हैं, किडवन कक्ष में। किडवन कक्ष में ये जो किडवन कक्ष होता है एक बहुत बड़ा चैम्बर होता है, धातु का बना हुआ चैम्बर होता है, और इस किडवन कक्ष में इसको प्रवेश कराया जाता है। यहाँ पर इसका जो है इसको कहा जाता है निर्गम नली, निर्गम नली, निर्गम नली कहा जाता है। और ये जो है बहुत बड़ा कंटेनर होता है, बहुत बड़ा पात्र होता है धातु का, और इसमें जो है सारे मिश्रण को जो है कम से कम इसका जो तापमान कितना लिया जाता है 25 सेंटीग्रेड से
30 सेंटीग्रेड तक इसका तापमान लिया जाता है और इसको ये जो है पूरी मिश्रण को 2 से 3 दिनों तक रखा जाता है। तो 2 से 3 दिन तक जब रखते हैं, जो शीरा होता है उसमें जनरली जो है सबसे ज्यादा मात्रा में होता है सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है इसका फार्मूला है C12 C12H22O11। ये जो होता है सुक्रोज होता है, सुक्रोज। ये सुक्रोज जो होता है शीरा में पाया जाता है। इसका जो है अपन क्या करते हैं, जल अपघटन होता है यहाँ पर, इसी पात्र में जो है जल अपघटन होगा और जल अपघटन होने के बाद इस पात्र में क्या बनेगा, C6H12O6 धन क्या बनेगा, C6H12O6। ये दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन ये जो है पहला वाला जो है ग्लूकोज होता है, पहला वाला जो होगा ग्लूकोज जिसमें क्रियात्मक समूह जो है एल्डिहाइडिक होता है, और दूसरा होता है फ्रुक्टोज, दूसरा होता है फ्रुक्टोज जिसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो कीटोनिक समूह होता है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है यहाँ पर जल अपघटन से बनता है और यही जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, यही जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये जो है इसका जो है, अच्छा, ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बनने की जो प्रक्रिया होती है वह इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। क्योंकि यहाँ पर ईस्ट मिला हुआ है और वो ईस्ट जो है इन्वर्टेज और झामेज नामक 2 एंजाइमों को स्रावित करता है ना। तो यही जो एंजाइम्स होते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का कार्य करते हैं। यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज जो है किसमें टूटेगा, ट्वाइस C2H5OH धन क्या बनेगा, CO2, 2 CO2। ये झाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है, झाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ये क्रियाएं होती हैं। अपन पहले क्या किए थे, 8 से 10% शीरा लिए थे, उसमें जो है लगभग 90 जो है प्रतिशत पानी मिला दिए थे। दूसरा लिए थे अपन इस कंटेनर में ईस्ट लिए थे, अमोनियम सल्फेट लिए थे, तनु H2SO4 लिए थे और सारे मिश्रण को किण्वन कक्ष में प्रवेश कराए थे। किण्वन कक्ष का जो तापमान होता है, एक धातु से बना हुआ चैम्बर होता है, उसका तापमान होता है 25 से 30 सेंटीग्रेड और ये जो मिश्रण होता है उसको 2 से 3 दिनों तक रखा जाता है। तो ये मिश्रण में होने वाली जो क्रियाएं है, पहली क्रिया होती है, ये पहले नंबर की क्रिया है जिसमें जो है सुक्रोज होता है जल की उपस्थिति में या जल अपघटन होगा, उसका इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होगा। दूसरा जो होता है, यही ग्लूकोज जो है झाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो ये जो है 2-3 दिन तक ये प्रक्रियाएं चलते रहती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से बाहर निर्गम नली से जो है ना, निर्गम नली से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलते रहता है। जब निर्गम नली से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना बंद हो जाता है तो यहाँ पर जो है ये जो पात्र दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है प्रभाजक स्तंभ, इसको कहा जाता है प्रभाजक स्तंभ। ये प्रभाजक स्तंभ क्या काम करता है, आसवन करने का काम करता है। तो इसको अपन प्रभाजक स्तंभ लेते हैं। ये प्रभाजक स्तंभ में होता क्या है, तो यहाँ पर जो किण्वन के पश्चात जो पदार्थ प्राप्त हुआ है उसको प्रभाजक स्तंभ में भेजा जाता है। तो प्रभाजक स्तंभ जो है इस प्रकार का जो एक पात्र होता है जिसमें आसवन की प्रक्रिया होती है, जिसमें आसवन की जो है प्रक्रिया होती है। यहाँ पर जो है भाप भेजा जाता है, भाप, और इधर से जो है किण्वन की पश्चात बना हुआ पदार्थ जो है प्रभाजक स्तंभ में आता है। तो ये जो प्रभाजक स्तंभ है, इस प्रभाजक स्तंभ में जो एथिल अल्कोहल है भाप बन के फिर कहाँ आता है, संघनित्र में आता है। ये यहाँ से भाप बन के कहाँ आएगा, ये संघनित्र में। संघनित्र मतलब होता है कूलिंग सिस्टम होता है जहां पर भाप जो होता है ठंडा होता है, जिसको जो है ये एथिल अल्कोहल जो है ठंडा होकर कहाँ आता है, पात्र में इकट्ठा हो जाता है, जिसमें 90% क्या होता है, अल्कोहल होता है, जिसमें 90% क्या होता है, अल्कोहल होता है। इस प्रकार जो है अपन एथिल अल्कोहल जो है इस प्रकार इस विधि से हम एथिल अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भाप भेजेंगे, ऊपर से जो है किण्वनीकृत जो पदार्थ है ये इस प्रभाजक स्तंभ में जाएगा। तो जो किण्वन के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसको कहा जाता है वॉश, इसको कहा जाता है वॉश।
इस वॉश में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जो है आपका एथिल अल्कोहल होता है, और यही एथिल अल्कोहल जो होता है प्रभाजक स्तंभ में आश्रित होकर संघनित्र में ठंडा होता है और उसको पात्र में इकट्ठा कर लिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एथिल अल्कोहल जो है किडवन विधि के द्वारा जो है हम एथिल अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, किससे, शीरा से। तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आता है, ये 5 नंबर का प्रश्न आ सकता है, या इससे 1 नंबर का भी प्रश्न आ सकता है कि शीरा किसे कहते हैं, या 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ सकता है कि किडवन किसे कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो है अब देखते हैं एथिल अल्कोहल के बारे में। तो एथिल अल्कोहल जो होता है और उसको 3 प्रकार का बताया गया है, परिशुद्ध एथिल अल्कोहल बताया गया है, और जो है परिशुद्ध एथिल अल्कोहल। तो परिशुद्ध एथिल अल्कोहल क्या होता है, परिशुद्ध एथिल अल्कोहल, परिशुद्ध एथिल अल्कोहल, 3 शब्द यहाँ पर प्रयोग होते हैं जिसमें 1-1 नंबर का 1-1 प्रश्न आ सकता है। परिशुद्ध एथिल अल्कोहल, परिशुद्ध एथिल अल्कोहल, परिशुद्ध एथिल अल्कोहल ऐसा एथिल अल्कोहल होता है जिसमें जल की मात्रा नहीं होती है। परिशुद्ध एथिल अल्कोहल ऐसा एथिल अल्कोहल होता है जिसमें जल की मात्रा नहीं होती, परिशुद्ध एथिल अल्कोहल कहलाता है। दूसरा होता है परिशोधित, दूसरा शब्द आता है परिशोधित, परिशोधित एथिल अल्कोहल, परिशोधित एथिल अल्कोहल। परिशोधित एथिल अल्कोहल क्या होता है, ऐसा एथिल अल्कोहल जिसमें जल की जो है 5% मात्रा होती है। ये भी 1 नंबर का प्रश्न आता है, परिशोधित एथिल अल्कोहल ऐसा एथिल अल्कोहल होता है जिसमें जल की 5% मात्रा होती है। तीसरा प्रश्न आता है पावर अल्कोहल किसे कहते हैं, पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल कैसा होगा, पावर अल्कोहल ऐसा होता है जिसमें अल्कोहल में जो है पेट्रोल की मात्रा मिली हुई होती है, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि अल्कोहल और पेट्रोल का जो मिश्रण होता है वो पावर अल्कोहल कहलाता है। तो 1-1 नंबर का इस प्रकार से ये प्रश्न आ सकता है ना। तो इसको आप देख सकते हैं, इस प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। आगे देखते हैं अपन एथिल अल्कोहल के जो है भौतिक और रासायनिक गुण। तो एथिल अल्कोहल जो होता है एक मीठी सुगंध वाला जो है एक द्रव होता है, और जिसका जो कथनांक होता है 78.3 मतलब 78.3 सेंटीग्रेड होता है। तो अपन देखते हैं जो एथिल अल्कोहल का जो है रासायनिक गुणधर्म देखते हैं, एथिल अल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म। तो एथिल अल्कोहल का जब रासायनिक गुणधर्म देखेंगे तो उसमें सबसे पहला देखते हैं कि एथिल अल्कोहल जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, एथिल अल्कोहल जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, एथिल अल्कोहल यहाँ पर अपन एथिल अल्कोहल को इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको थोड़ा स्ट्रक्चरल फार्मूला में देख लेते हैं। OH हो गया, H हो गया, ये H हो गया, H हो गया, H हो गया, ये H हो गया। एथिल अल्कोहल जो है यदि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, सांद्र कौन, H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है एक अच्छा निर्जली कारक होता है जो जल के अणु को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब क्या बन जाएगा, ये एथिलीन बन जाता है, ये क्या बन जाएगा, एथिलीन। और यहाँ पर जो है आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल मतलब होता है जल का अणु जो है बाहर निकल जाता है, जल का अणु जो है बाहर निकल जाता है। इस प्रकार जो है अपन इसका जो है रासायनिक गुणधर्म देख लेते हैं। दूसरा जो होता है यदि अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाए, यदि अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाए तो क्या होगा, यदि अल्कोहल का ऑक्सीकरण, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जो होता है जनरली पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में होता है, तो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं। तो एथिल अल्कोहल देख लेते हैं, पहला इसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जो होता है किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एसिटिक अम्ल बनता है, एसिटिक अम्ल बनेगा और क्या बनता है, जल का अणु बनता है, एसिटिक अम्ल बनेगा और जल का अणु बनता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि एसिटिक अम्ल का जो है एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल
बनता है। उसी प्रकार जो है अपन इसका, अब इसका देखते हैं अल्कोहल का उपयोग, या इसका दूसरा जो है रासायनिक गुणधर्म, इसका जो है इसका उपयोग। तो एथिल अल्कोहल का जो उपयोग होता है इसका जो उपयोग होता है पेंट वार्निश में विलायक के रूप में होता है। इसके अलावा जो है एथिलीन ग्लाइकॉल या ग्लिसरीन आदि के बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अब देखते हैं अपन दूसरा, इसी चैप्टर के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के अंतर्गत देखते हैं एसिटिक अम्ल, जिसको जो है जिसका IUPAC पद्धति में इसका जो नामकरण होता है इसको कहा जाता है एल्केनोइक अम्ल। एल्केनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल देखते हैं इसका, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का जो है IUPAC पद्धति में इसका नाम होता है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, चूंकि ये एथेन से बना है और एथेन का व्युत्पन्न है इसलिए इसका कहा जाता है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। इसका फार्मूला है CH3COOH, इसका फार्मूला है। ये एथेन से उत्पन्न हुआ है इसीलिए इसको जो है इसका नाम है एथेनोइक, क्योंकि जिस जनक हाइड्रोकार्बन से ये उत्पन्न हुआ है उस जनक हाइड्रोकार्बन के जैसे ये जो है एथेन से उत्पन्न हुआ है, एथेन है ना, एथेन से उत्पन्न हुआ है तो लास्ट में जो है होगा अनुलग्न के रूप में ओइक लगा दिया जाता है, एथेनोइक अम्ल। यदि यही जो है HCOOH फार्मिक अम्ल होता है तो फार्मिक अम्ल में एक कार्बन है, मतलब ये मेथेन से उत्पन्न हुआ है तो इसका नामकरण क्या हो जाता है मेथेन, और अनुलग्न में क्या हो जाता है, अगर इंग्लिश में देखते तो ई लास्ट में आता है तो ई को हटाकर ओइक लगा दिया जाता है, और यदि हम हिंदी में देखें तो सीधा सीधा बता दे रही हूँ ये हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, तो ये हो जाएगा आपका मेथेनोइक अम्ल, जिसको फार्मिक अम्ल कहा जाता है, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, अच्छा इसका मेथेनोइक अम्ल जो है इसका बनाने की विधि देखते हैं अपन मेथेनोइक अम्ल का। तो ये भी पूछा जाता है, 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है मेथेनोइक अम्ल का। प्रिपरेशन मेथड पूछा जाता है मेथेनोइक अम्ल का। तो इसमें देखते हैं अपन एक बनाने की विधि, एसिटिक अम्ल बनाने की विधि। एसिटिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि है ये। एसिटिक अम्ल बनाने की औद्योगिक, बड़े पैमाने पर इसको बनाया जाता है एसिटिक अम्ल। तो इसके एक बड़ा पात्र लिया जाता है, एक बड़ा पात्र ले लेते हैं, लकड़ी का बना हुआ बड़ा पात्र होता है जो कि काफी जो है छिद्र युक्त होता है, और इस पात्र में जो है 10% एथिल अल्कोहल, 10% एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से ही बनता है एथिल अल्कोहल। 10% एथिल अल्कोहल मतलब क्या होगा, इसमें जो है आपका 90% जो है 90% क्या होगा, पानी होगा, है ना। एक लकड़ी का पात्र होता है, छिद्र युक्त पात्र होता है लकड़ी का, लकड़ी का छिद्र युक्त पात्र होता है। छिद्र युक्त इसलिए लिया जाता है ताकि जो है जो यहाँ पर ईस्ट नामक जीवाणु ले रहे हैं उसको पर्याप्त मात्रा में क्या मिले, ऑक्सीजन मिले और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो। तो एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, आपका एसिटिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पर जो है ये छिद्र युक्त प्लेट ले लेते हैं, छिद्र युक्त प्लेट लेते हैं ताकि वायु की पर्याप्त मात्रा जो है ईस्ट को मिलते रहे। ये छिद्र युक्त प्लेट है, छिद्र युक्त प्लेट है, छिद्र युक्त प्लेट है, और इसमें जो है लकड़ी का छिलन लिया जाता है। लकड़ी का छिलन मतलब लकड़ी का छिलन या बुरादा, लकड़ी का छिलन, और यहाँ पर जो है छोटे छोटे छिद्र बने हुए होते हैं जो कि
ऑक्सीजन के, वायु के लिए होते हैं, वायु के लिए छिद्र, ताकि ईस्ट नामक जीवाणु को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले और एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण यहाँ पर जो है एथिल अल्कोहल प्राप्त करने के लिए जो है एक जो है निर्गम नली लगा रहता है, निर्गम नली, निर्गम नली लगा हुआ रहता है। यहाँ पर लकड़ी का छिलन लगा हुआ रहता है और इसमें जो है क्या क्या चीज लिया जाता है, 10% एथिल अल्कोहल डालते हैं, इसमें 90% जो होगा पानी होगा, 10% एथिल अल्कोहल, 90% पानी होगा। और यहाँ पर जो है ये छिद्र युक्त प्लेटें लगी रहती है, लकड़ी का छिलन रहेगा और इसके अलावा इसमें और 2 चीजें डाला जाता है, ईस्ट डाला जाता है। ईस्ट का प्रयोग जो है एथिल अल्कोहल बनाने की विधि में भी किया गया था। ईस्ट जो होता है एक कवक या फफूंद होता है और इसे 2 या 3 प्रकार के जो है जो एंजाइम्स होते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम्स है, जाइमेज एंजाइम्स है, वो स्रावित होते हैं जो कि जैव रासायनिक अभिक्रिया को या किण्वन की प्रक्रिया को जो है गति प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो है इसमें थोड़ा सा ईस्ट के भोजन के लिए क्या दिया जाता है, अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है ईस्ट का लिए भोजन का कार्य करता है, जिससे ईस्ट अपनी संख्या में वृद्धि कर सके। तो यहाँ पर जो है एथिल अल्कोहल का जो है यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है और एथिल अल्कोहल का जब है ऑक्सीकरण होता है, एथिल अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका एसिटिक अम्ल बनता है, एसिटिक अम्ल बनेगा। एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। और यहाँ पर इस प्रकार हमको एसिटिक अम्ल जो है इस विधि के द्वारा प्राप्त हो जाता है। एसिटिक अम्ल जो है, अब देखते हैं एसिटिक अम्ल का उपयोग क्या क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का जो है क्वथनांक 118 सेंटीग्रेड माना गया है और इसका जो है इसका उपयोग जो है जनरली जो है अचार मुरब्बा बनाने के लिए एक परिरक्षक के रूप में इसका जो है उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसका रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले देखते हैं एसिटिक अम्ल का जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। एसिटिक अम्ल का रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म ऐसा एसिटिक अम्ल का रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले देखते हैं एसिटिक अम्ल जो होता है एक अम्लीय पदार्थ होता है, अम्लीय गुणधर्म प्रदर्शित करता है। तो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया जब करता है, एसिटिक अम्ल जब COOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण ही बनाता है, सोडियम एसीटेट बनाता है। ये CH3COONA जिसको क्या कहा जाता है, सोडियम एसीटेट। क्या कहा जाता है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और क्या बनेगा, यहाँ पर जल का अणु बनता है, सोडियम एसीटेट। इसी प्रकार जो है अगर हम इसकी जगह एसिटिक एसिड की जगह में यदि हम जो है फार्मिक अम्ल ले लेते हैं, एसिटिक अम्ल की जगह क्या ले लेते हैं अपन, फॉर्मिक अम्ल ले लेते हैं, फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल जो होगा, यदि फार्मिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि क्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या इसमें रासायनिक परिवर्तन आता है। तो फार्मिक अम्ल HCOOH और इसका जो है यदि हम IUPAC पद्धति में उसका नामकरण देखते हैं तो मैथेनोइक अम्ल, चूंकि मैथेन से उत्पन्न हुआ है। COOH इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या ले लेते हैं, ये, तो ये बन जाएगा आपका कैल्शियम फॉर्मेट। ये बन जाता है आपका COO होल ट्वाइस Ca, धन क्या हो जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, तो ये बनेगा आपका कैल्शियम फॉर्मेट। इस प्रकार आप ये दूसरा रासायनिक गुणधर्म देख लिए फार्मिक अम्ल का। तीसरा देखते हैं अल्कोहल का एसिटिक एसिड के साथ क्रिया। अल्कोहल का एसिटिक एसिड के साथ क्रिया जो कि बहुत काफी इंपॉर्टेंट जिसका जो है रासायनिक गुणधर्म है जो पूछा जाता है। अल्कोहल का अपन देखते हैं, अल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक
गुणधर्म में चौथा वाला देखते हैं कि अल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म में चौथा पॉइंट देख रहे हैं। फैसिलिटेट करने की चौथा पॉइंट क्या देख रहे हैं, उसका एसिटिक एसिड के साथ क्रिया, प्लानिंग के बाद एसिटिक फाइल बस बना रहे हो एसिड के साथ क्रिया, या इसी को मैं बोल सकती हूँ कि ये जो है अपन एसिटिक एसिड का रासायनिक गुणधर्म बोलेंगे तो वो भी सेम रहेगा, दोनों सेम ही है, दोनों एक ही जो है रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। कैसा होगा, अल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म बोलूं या एसिटिक एसिड का रासायनिक गुणधर्म बोलूं, दोनों सेम है, दोनों मिलकर जो है एस्टर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, धन क्या लेंगे अपन C2H5OH, इसका जो है जल अपघटन होगा, जल अपघटन होगा मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, जल का अणु बाहर निकलेगा और ये बनाएगा आपका एस्टर COOC2H5 और ये बनेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो ये बन जाएगा आपका एस्टर बन जाता है। एस्टर को कहा जाता है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट एस्टर, या जिसी को एस्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ये बन गया आपका एथेनोइक अम्ल का जो है रासायनिक गुणधर्म देख लिए। अब जो है एसिटिक अम्ल का जो है उपयोग, तो एसिटिक अम्ल का जो उपयोग है वो जो है खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और एक जो है एसिटिक अम्ल का जो है एक इंपॉर्टेंट 1 नंबर का प्रश्न आता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड किसे कहते हैं। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड मतलब जो शुद्ध एसिटिक एसिड होता है, मतलब जिसमें जल की मात्रा नहीं होती है, ऐसे एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। तो अब अपन ये देखते हैं, ये तो हो गया एथिल अल्कोहल बनाने की विधि और एसिटिक एसिड बनाने की विधि। इसके बाद अपन देखते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है, इसी हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के अंतर्गत अपन देखेंगे बहुलक। बहुलक, बहुलक क्या होता है, जो छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, हाइड्रोकार्बन की जो छोटी छोटी इकाइयां होती हैं वो आपस में मिलकर बहुलक। बहुलक क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे 2 नंबर का प्रश्न पूछता है। तो बहुलक क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की छोटी छोटी इकाइयां, हाइड्रोकार्बन की छोटी छोटी इकाइयां, छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिलकर, छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है। हाइड्रोकार्बन की छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिलकर बड़ी इकाई का निर्माण करती है जिसका अणुभार काफी वृहद होता है, जिसका अणुभार काफी वृहद होता है, क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, बहुलक कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ये जो बहुलक छोटी छोटी इकाइयों को अपन, इन्हीं छोटी इकाइयों को, छोटी छोटी जो इकाइयां होती हैं इसको एकलक कहा जाता है। छोटी छोटी इकाइयों को क्या बोलते हैं, एकलक। और जो बड़ी इकाई, इन छोटी इकाइयों के मिलने से क्या बनता है, जो बड़ी इकाई जिसका जो अणुभार काफी वृहद होता है उसको बोलते हैं बहुलक। इसी क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। उदाहरण के लिए अपन जो है पॉलीथीन ले सकते हैं, उदाहरण के लिए पॉलीथीन है, टेफ्लॉन है, टेरिलीन है। तो पॉलीएथिलीन, पॉलीथीन जो होगा जिसकी सबसे छोटी इकाई होती है एथिलीन, एकलक इसका लेंगे, अगर पॉलीथीन है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है एथिलीन, और उसका जो बहुलक बनता है उसको बोला जाता है पॉलीथीन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बहुलक के अंतर्गत पॉलीथीन। पॉलीथीन जो होता है, अच्छा ये जो बहुलक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, बहुलक जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है बहुलक, ये बहुलक जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार होंगे, ये एक तो होता है प्राकृतिक बहुलक होगा,
प्राकृतिक बहुलक जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, और दूसरा होता है कृत्रिम बहुलक जो कि मानव निर्मित होता है। तो जैसे पॉलीथीन है आपका, टेरिलीन है, पॉलीथीन है ना, पॉलीथीन, और आपका जो है टेरिलीन है, टेफ्लॉन है, ये सब कृत्रिम बहुलक है, मानव निर्मित। प्राकृतिक में जो है आपका आइसोप्रीन होगा, आइसोप्रीन, ये प्राकृतिक बहुलक होते हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं ये जो बहुलक होते हैं इसमें सबसे पहला अपन अध्ययन करेंगे किसका, पॉलीथीन का। पॉलीथीन का अध्ययन करेंगे। पॉलीथीन, ये जो पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन ये दो प्रकार का होता है। एक तो जो होगा निम्न घनत्व वाला पॉलीथीन होगा, पहला होगा निम्न घनत्व वाला पॉलीथीन, और दूसरा जो होता है उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, दूसरा होगा उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, निम्न घनत्व वाला पॉलीथीन। तो निम्न घनत्व वाला पॉलीथीन में अपन देखते हैं सबसे पहले देखते हैं इसका एकलक लेते हैं अपन। निम्न घनत्व वाला पॉलीथीन बनाने के लिए तापमान लिया जाता है इसमें 330 से 470 केल्विन ताप लेते हैं, और अपन 6 से 7 ATM जो है दाब ले लेते हैं। निम्न घनत्व वाला अपन पॉलीथीन बना रहे हैं। तो निम्न घनत्व वाला पॉलीथीन बनाने के लिए तापमान कितना लेंगे, 330 से 470 केल्विन, और प्रेशर या दाब जो है 4 से 7 वायुमंडलीय दाब लेते हैं। तो ये आपका जो है बहुलक बनेगा, ये CH2 और ये हो जाएगा N। इसको कहा जाता है, ये एथिलीन हो गया, एथिलीन, और ये बन गया आपका पॉलीथीन, पॉलीएथिलीन, पॉलीएथिलीन। ये जो इसका प्रयोग जो होता है, इस पॉलीएथिलीन, निम्न घनत्व पॉलीएथिलीन का प्रयोग जो है जैसे बाल्टी बनाने के लिए, है ना, डब्बे बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए इसका निम्न घनत्व वाले पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा अपन देखते हैं उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। हो गया कैसा? उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन में इसमें क्या लिया जाता है, अपने पास जो एकलक होगा वही होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके N मॉलिक्यूल लेंगे। यहाँ पर जो होगा तापमान 473 केल्विन होगा, और जो है दाब होगा 1500 से 1500 ATM से लेकर जो है 2000 ATM तक का होगा। तो ये बनेगा आपका CH2 ये बन गया उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, या जिसको अपन पॉलीएथिलीन के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपका एथिलीन। इसमें एकलक जो है, दोनों में एकलक जो होता है एथिलीन होगा और पॉलीथीन बनता है। इसमें जो है उच्च घनत्व वाला जो पॉलीथीन होगा, इसका जो उपयोग होता है बोतल और पन्नियां बनाने में इसका उपयोग होता है, बोतल और पन्नी बनाने में इसका जो है उपयोग होता है। तो इस प्रकार बहुलक में सबसे पहला उदाहरण मैं आपको बताई हूँ एथिलीन का, या जिसको पॉलीथीन बोला जाता है, उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन बताई हूँ, और एक दूसरा जो है निम्न घनत्व वाला पॉलीथीन बताई हूँ। इसके बाद देखते हैं दूसरा जो है बहुलक होता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन ये जो है नॉन स्टिक पैन में जो है काले रंग का जो है एक मोटाई से पुता हुआ जो बर्तन में लगा हुआ रहता है, जिसको नॉन स्टिक पैन के नाम से जाना जाता है बाजार में। तो उस नॉन स्टिक पैन बनाने के लिए टेफ्लॉन जो है बहुलक का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं टेफ्लॉन।
टेफ्लॉन भी एथिलीन से ही बनाया जाता है। एथिलीन का यदि आपको फॉर्मूला पता है, एथिलीन CH2 ये एथिलीन है। अब इसको करना क्या है, इसके 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना, हटा देना है 2 फ्लोरीन की सहायता से। तो ये बन जाएगा आपका टेट्राफ्लोरो